हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम लोग देखने वाले हैं इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स। ये देखने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। बहुत लोगों को लगा था आज क्लास नहीं होगी बिकॉज मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि क्या बोल दिया था मैंने आपको कि एक दिन बीच में क्लास नहीं हुई थी क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी उस दिन, इस वजह से वो क्लास अब सैटरडे को होगी, ठीक है। तो जो 5 डेज़ है वो 5 डेज़ क्लास होगी और इवनिंग में आपको PYQ लेक्चर मिलेगा। आज निट्टो नहीं मिलेगा बिकॉज निट्टो इस वीक सिर्फ 3 ही हो, सॉरी PYQ लेक्चर इस वीक सिर्फ 3 ही हो पाए, इसलिए एक एक्स्ट्रा लेक्चर आपको, मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं, मतलब उसको कंपनसेट करने के लिए आज वो लेक्चर मिलेगा PYQ का। और कल हम लोग निट्टो का एक लेक्चर देखेंगे जो थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। आज नहीं होगा तो कल वाले को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। 25 क्वेश्चंस होते हैं, 30 कर लेंगे, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। अंजलि, दीपक, रेमन, प्रभात, विशाल, पर कौन है भाई, कैसी कैसी आईडी बना रखी है, बदनाम करने की पूरी साजिश। चलो भाई, धन्यवाद सभी को और गुड मॉर्निंग सभी को। स्टार्ट करते हैं। और भाई आज तो मेरे इधर पे बारिश हो रही है खूब, आपके इधर का क्या माहौल है पता नहीं, बता सकते हैं अगर बताना हो तो। लेकिन ध्यान रहे इन्फ्लेशन से फोकस ना हटे। आज हम देखेंगे और इन्फ्लेशन पता है क्यों समझना इंपॉर्टेंट है। तुम में से काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन देखेंगे PY की सीरीज़ में कि रेपो रेट बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए, बैंक रेट बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए, CRR SLR बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, बैंक को क्या करना चाहिए। वो सारी चीज़ें आप तभी समझ पाएंगे जब आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इकोनॉमी में कैसे डिमांड बढ़ती है, कैसे डिमांड घटती है, कैसे उसको घटाना होता है। वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में सीखेंगे तो सारी चीज़ें लिंक्ड हैं आपस में, इसलिए इन्फ्लेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे के लेक्चर्स जो हमारे मंडे से जो लेक्चर्स होंगे, दोज लेक्चर्स विल बी रिगार्डिंग दी मनी एंड बैंकिंग। तो उसमें हम डिफरेंट टाइप की जो पॉलिसीज़ देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो तभी आप समझ पाएंगे जब आपको ये पता है कि इन्फ्लेशन क्या है, तभी तो इन्फ्लेशन को काउंटर कर पाओगे। बीमारी जब पता चलेगी तभी तो बीमारी से लड़ पाओगे। तो बीमारी, इन्फ्लेशन क्या वो बीमारी है? बिल्कुल, ये बीमारी है। तब बीमारी बनती है ये जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। तो होता क्या इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन अगर सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ तो चीज़ों के दाम बढ़ जाना, इतना सिंपल है बस। यानी कि इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, यानी चीज़ों के दाम बढ़ जाना इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला कि आज से 10 साल पहले आप एक बिस्किट का पैकेट या पार्ले जी का पैकेट 5 रुपये में आपको मिल जाता था। आज उसी के लिए आपको 10 रुपये देने पड़ते हैं। उसी सेम पार्ले जी का बिस्किट है, कुछ चेंज नहीं हुआ, एक बिस्किट तक एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ है, पन्नी भी चेंज नहीं हुई है, वही लड़की की फ़ोटो लगी हुई है और पीली पीली कलर की पन्नी है। तो अभी वो जो 5 रुपये का था अब 10 रुपये का हो गया है, वही सेम बिस्किट का पैकेट। मान लेते हैं ये पार्ले जी है हमारा, ठीक। तो क्या आप यहाँ पे देखिए चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं कि नहीं बढ़ गए हैं? बस इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। हिंदी में बोले तो मुद्रास्फीति, इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति, हिंदी में बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज कि इस केस में, इन्फ्लेशन के केस में, जो परचेजिंग पावर होती है, क्या परचेजिंग पावर मनी की, वो बढ़ती है या घटती है? जरा बताइए ये चीज़ को। यानी कि परचेजिंग पावर मतलब ये है कि किसी चीज़ को खरीदने की एक पर्टिकुलर करेंसी की जो शक्ति है उसको परचेजिंग पावर बोलते हैं। वो बढ़ती है इन्फ्लेशन के केस में, घटती है? आप खुद ही देखिए यहाँ पे, पहले जो 5 रुपये में पार्ले जी का पैकेट आ जाता था आज वो 10 रुपये में आ रहा है। यानी कि जो काम कल को 5 रुपये कर रहा था, आज को अगर मैं वही 5 रुपये लेके दुकानदार के पास जाऊँगा तो वो मुझे कुछ नहीं देगा, बोलेगा पार्ले जी का पैकेट अब 10 रुपये का हो चुका है। यानी कि जो वैल्यू 5 रुपये की थी पहले, आज वो 10 रुपये की है। यानी कि जो 5 रुपये की पहले वैल्यू होती थी 5 के सिक्के की, आज वो वैल्यू नहीं रही। यानी कि परचेजिंग पावर डिक्रीजेज इन दी केस ऑफ इन्फ्लेशन, घट जाती है। परचेजिंग पावर घट जाती है। अब क्योंकि परचेजिंग पावर घट जाती है, यहीं से तो सारे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। जैसे कि हमारे फिशर भैया ने दिया था, मैंने आपको पहले ही बताया था, फिशर भैया ने क्या बोला था, इरविन फिशर थे हमारे एक इकोनॉमिस्ट बहुत बड़े, उन्होंने बोला था कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन दिया था।
कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन, ठीक है। और उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था MV इज इक्वल्स टू PT। ये फॉर्मूला भी के लिए रट्टा मार लो अगर मारना है तो, बाकी आगे देखेंगे इसको जब मनी सर्कुलेशन के इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे बैंकिंग वाले में, ठीक है। और अगले वीक आपकी फॉर श्योर इकोनॉमिक्स खत्म होने वाली है, ठीक है, बिकॉज आपके मेन काफ़ी कॉन्सेप्ट हो चुके हैं और मनी एंड बैंकिंग एक अनदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम अगले वीक कर लेंगे। तो मनी इल्यूजन, उसके बाद अब आप क्वेश्चन लगा सकते हैं आराम से, ठीक है, कहीं से भी। तो मनी इल्यूजन की उन्होंने कॉन्सेप्ट की बात कही थी कि यार देखो, तुम मनी जो है ना, ये मत सोचो कि तुम्हारी इनकम आज से मान लो इनकम तुम्हारी बढ़ गई, कि तुम ये सोच के खुश हो रहे हो कि आज से 5 साल पहले हम 20,000 कमाते थे, आज 25,000 कमा रहे, इनकम सैलरी बढ़ गई है। ना, बढ़ी नहीं है, घट गई है तुम्हारी इनकम। कैसे? तुमको लग तो रहा है मनी का इल्यूजन हो रहा है तुमको, इल्यूजन मतलब एक रॉन्ग सेंस ऑफ नोशन हो रहा है कि तुम्हारी मनी बढ़ गई है, लेकिन ना, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 20,000 में जितनी चीज़ें आप पहले खरीद पाते थे वो आज नहीं खरीद पाते हैं। वो छोड़िए, आज वो 25,000 में भी नहीं खरीद पाते हैं, आज उसके लिए 30,000 लग रहे हैं आपको। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। दैट मीन कि परचेजिंग पावर, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा तो परचेजिंग पावर कम हो गई उस 20,000 की, अब वही कीमत 30,000 की है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे आपकी सैलरी एक्चुअल में देखा जाए तो बढ़ नहीं घट गई है, यही बोला था इरविन फिशर ने। यही तो हमने जीडीपी के कॉन्सेप्ट में भी देखा था सर, कि नॉमिनल जीडीपी को मत देखो, नॉमिनल जीडीपी को मत देखो, रियल को देखो। रियल कैसे निकालते हैं? रियल जीडीपी, रियल जीडीपी इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, यानी कि इससे हम इन्फ्लेशन को घटा देते हैं, हटा देते हैं। अब नॉमिनल में तो क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कल हमारी जीडीपी इतनी थी, आज देखो आज हमारी जीडीपी इतनी ग्रो कर गई है। भैया इन्फ्लेशन भी तो हो गया है, तो उसको हटा दो, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि रियल में कितनी जीडीपी ग्रो करी है। और इसके लिए अगर आपको याद हो, जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ कर रहे थे। व्हाट वाज जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर था नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, ऐसे करके हम जीडीपी डिफ्लेटर, जो कि एक तरह से इंट्रेंसिक, वो चलो वो खैर चीज़ छोड़ो, अभी बस इतना देखो कि ये चीज़ इन्फ्लेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन है क्या। और इसीलिए अब मैं एक सवाल दागता हूँ आपके सामने, आप बताना कि इन्फ्लेशन जब होगा मुद्रास्फीति, तो हु विल बेनिफिट, हु विल बेनिफिट। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप मेरे पास आए कि सर हमें 10,000 रुपये दे दो, मैंने आपको 10,000 रुपये दे दिए, ठीक है, आज मैंने आपको 10,000 रुपये दे दिए, ठीक है। तो मैं कौन हुआ? मैं हुआ लेंडर, मैंने आपको पैसा दिया। आप कौन हुए? आप हुए डेटर या बोरोवर, आपने पैसा लिया मेरे से, ठीक। कितना पैसा लिया आपने मेरे से? मान लेते हैं 10,000 रुपये ले लिया, ठीक है। अब अगले साल मैंने बोला कि चलो बेटा कोई नहीं, अगले साल मुझे पैसा दे देना, ठीक है, और तुम ऐसा करना क्योंकि इन्फ्लेशन भी रहता है, तो चलो ठीक है, तुम इन्फ्लेशन, चलो मैंने ये मान लिया कि ठीक है तुम बेटा, इन्फ्लेशन भी रहता है ना, तो इन्फ्लेशन इतना % है, अभी करंट में मान लेते हैं कि 4% है इन्फ्लेशन, तो ऐसा करना तुम कि तुम मुझे 14,000 रुपये देना, या फिर ठीक है चलो 14,000 नहीं, मैं बोलता हूँ कि आप जैसे 10,000 आपने लिए तो 10,400 रुपये दे देना, ठीक है। तब मैं बोला सर ठीक है, 400 रुपये का जो इन्फ्लेशन हुआ है वो 400 रुपये लगा के आपको दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। या फिर मान लेते हैं कि 14,000 में आपको दे दूंगा, सारा कुछ एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ गया, पहला केस। दूसरा केस ये मानता हूँ कि मैंने आपसे बोला ही नहीं कि यार इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देना, मैंने बोला कि 10,000 रुपये मुझे दे देना। अब इन केस में मुझे ये बताओ कौन फ़ायदे में रहेगा? छोड़ दो तुम कि मैंने कितना इन्फ्लेशन, ये बस मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि 10,000 तुमने आज मेरे से लिए, अगले साल तुम मुझे लौटाओगे 10,000 रुपये। मुझे ये बताओ कि मैं बेनिफिट में रहूँगा, लेंडर रहेगा या डेटर रहेगा? ये बस मुझे बता दो, अगले साल तक कौन बेनिफिट में रहेगा? ध्यान रखना, ये डेटर ही विल बेनिफिट, बोरोवर। क्यों? क्योंकि जो 10,000 रुपये मैंने आपको दिए थे, अब अगले साल जो आप मुझे लौटा के देंगे, तो आज 10,000 की कीमत वो नहीं रही। 10,000 रुपये में जो मैं फॉर एग्जांपल आज को एक फ़ोन खरीद सकता हूँ, वही फ़ोन 1 साल बाद हो सकता है 12-13 हज़ार का हो जाएगा। तो एक्चुअल में मैंने 2 से 3 हज़ार रुपये अपने खो दिए। तो बेनिफिट किसने किया? डेटर ने। लूज किसका? अब जैसे कि तुमने 10,000 मेरे से लिए थे, तुम भले मुझे 10,000 लौटा रहे हो अगले साल, लेकिन एक्चुअल में वो 10,000 नहीं, तुम मुझे 8 ही हज़ार लौटा रहे हो, है ना, क्योंकि वो 10,000 की कीमत घट गई है।
समझ रहे हैं? तभी बोला जाता है कि बैंकों में पैसा नहीं पड़े रहने देना चाहिए, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको लग तो रहा है ओहो हमारे पास इतना पैसा है पड़ा हुआ है बैंक में, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा धीरे 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 उसके परचेजिंग पावर घटती जा रही है, आप नुकसान में जाते जा रहे हैं। अब उसके ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। अब हम आते हैं कि इन्फ्लेशन कितने टाइप्स का होता है, या फिर इन्फ्लेशन, हाँ वही बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्यों है, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन के टाइप्स। कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता क्यों है, क्यों मुद्रास्फीति हो जाती है, क्यों चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, क्यों चलती है पवन। तो यहाँ पे इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। हम यहाँ पे देखने वाले हैं, वैसे तो होते हैं डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और बिल्ट इन, बट यहाँ पे हम देखेंगे दो, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे फोकस करेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं मांग जनित, ठीक, और इसको बोलते हैं लागत जनित। लागत जनित फोकस करते हैं इस पे, डिमांड पुल पे। चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, चीज़ों के दाम क्यों बढ़ सकते हैं, डिमांड पुल, डिमांड बढ़ रही है, हमें भी दो हमें भी दो हमें भी दो। बेचने वाले को लगा अरे बहुत ही डिमांड हो रही है, ले पैसा और बढ़ा देंगे हम, क्योंकि डिमांड तो आ ही रही है, हम भी तो प्रॉफिट कमाएं। फॉर एग्जाम्पल टमाटर वाला है बैठा हुआ है आराम से, भैया ले लो, तो वो प्राइस और कम, भैया इतने में ले लो। देखा है ना तुमने भाई, जब नहीं बिक्री होती तो आदमी को कम करना पड़ता है प्राइस। वो बात अलग है, कुछ ढीठ होते हैं कि नहीं हम तो इतने में बेचेंगे, चाहे लेना हो ले, चाहे ना लेना हो ना ले, बीड़ी बैठ के फूकेंगे लेकिन उतने में बेचेंगे। लेकिन इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एकदम से इसकी दुकान पर भीड़ लग जाए, जैसे कि अभी हुआ था टमाटर केस में, लेकिन टमाटर वाला दूसरा केस है, कॉस्ट पुश में आएगा वो। लेकिन मान लेते हैं कि हाँ ऐसे ही मान लो बहुत लोग आ गए। ये बहुत लोग आ सकते हैं दो कारणों की वजह से। एक तो इनके पास पैसा बहुत बढ़ गया है, ठीक है। दूसरा ये है कि कमी हो गई है, जिस चीज़ के लिए आ रहे हैं ना उसकी कमी हो गई है। तो अगर पैसा बहुत बढ़ गया ना तो डिमांड पुल, डिमांड बढ़ गई है, और अगर उसकी सप्लाई कम हो गई है कॉस्ट पुश। जैसे कि लोगों को मान लेते हैं कि हमारी सरकार दनादन करेंसी प्रिंट करती है। फॉर एग्जांपल आलिया भट्ट को मान लेते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर हम बना देते हैं, तो वो एक तरह से आरबीआई को गाइडलाइन देती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मिंटिंग ऑफ करेंसी है जो करती है वो आरबीआई करती है, सिवाय ₹1 का जो होता है आपका नोट, उसको इंडियन गवर्नमेंट करती है ₹1 वाला, बाकी सबको हमारी जो आरबीआई है वो करती है, ठीक है, अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1935। तो दबा खूब करेंसी प्रिंट करवाई, खूब। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा ना कि क्यों गवर्नमेंट जो है खूब पैसा नहीं यहाँ पे वो प्रिंट कर देती है और सबको पैसा दे दे, सबको पैसा बांट दे, सबको अमीर बना दे। यही होगा फिर, क्या होगा कि सबके हाथ में पैसा आ जाएगा, फिर तुम रुकोगे ना, ये फ़ोन वो फ़ोन, मतलब जल्दी जल्दी उसको करोगे, लेकिन क्योंकि पैसा सबके हाथ में आ चुका है, उसके अवज में प्रोडक्शन तो हुआ नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई काम करता हूँ, जैसे मैं मेरी मान लेते हैं कि परचेजिंग पावर बढ़ गई, मैं अमीर हो गया, तो मैं अमीर इसलिए हुआ हूँ बिकॉज उसके अगेंस्ट मैंने कोई सर्विस क्रिएट करी होगी। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके आवाज़ में, जैसे कि आज सब लोग प्रण ले लें कि आज से रील वील कुछ नहीं देखेंगे, काम करेंगे, खुद का फ़ायदा करेंगे, देश का फ़ायदा करेंगे, ठीक है, खूब प्रोडक्शन करेंगे, खूब रात भर काम करेंगे, ऐसा अगर सोच लें। अब ये क्या है, ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है। ऐसे तो होने से रहा कि हर कोई एकदम से सोच ले तो एकदम से इन्फ्लेशन बढ़ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। धीरे धीरे कोई इकोनॉमी ग्रो करती है, इसी से धीरे धीरे इन्फ्लेशन वो जो है ग्रो करते हैं चीज़ों के प्राइसेस। तो अच्छी बात है कि धीरे थोड़ा इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब इससे पता चलता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन मान लेते हैं कि एकदम से होगा, एकदम से कब हो सकता है, एकदम से कुछ ऐसे कारणों की वजह से ही हो सकता है कि एकदम से मान लेते हैं दो देशों के बीच में युद्ध हो गया, चीज़ों के दाम बढ़ गए, वो कॉस्ट पुश में आएगा। लेकिन मान लेते हैं कि सरकार ने जम के प्रिंटिंग ऑफ करेंसी कर दी, जैसे कि काफ़ी कंट्रीज़ ने किया, ऐसा नहीं किया मतलब मजाक में किया है, कुछ देशों ने, जैसे कि जिम्बाब्वे वगैरह हो गए, इन्होंने पहले कर रखा है। इससे होगा क्या, बहुत डिमांड बढ़ेगी, और क्योंकि वो बढ़ गया है, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ गया है। अब क्योंकि देयर इज़ टू मच मनी, ठीक है, देयर इज़ टू मच मनी चेजिंग फॉर टू फ्यू गुड्स, सामान कम है, पैसा ज़्यादा है, अब दाम बढ़ते जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो बेचने वाला है वो भी तो सोचेगा हम भी तो दाम बढ़ाएं जब इतने लोग हैं, तो क्योंकि चीज़ें तो है ही नहीं उसके पास उतनी ज़्यादा, चीज़ें उतनी ही हैं, तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं डिमांड पुल, डिमांड बढ़ रही है। कॉस्ट पुश में क्या है, कॉस्ट पुश हो सकता है जैसे कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे इनपुट कॉस्ट, जैसे कि फैक्टर कॉस्ट बढ़ गई। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताए थे पहली क्लास में, पहले दूसरी क्लास में बताया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब आते हैं फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जैसे हमारा पाकिस्तान बेटा, वो क्या है, उसके यहाँ पे ऐसी तैसी हुई पड़ी है, क्यों,
गेहूँ के दाम, जो बेसिक चीज़ें उनके दाम बढ़ गए बहुत ज़्यादा। गेहूँ के दाम क्यों बढ़ गए? रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, वहाँ से गेहूँ इंपोर्ट करते थे, लो चीज़ों के दाम बढ़ गए। चीज़ों के दाम क्यों बढ़े? डिमांड बढ़ गई लोगों की ना, सप्लाई कम हो गई। यानी कि सप्लाई साइड, यहाँ पे सप्लाई साइड इन्फ्लेशन भी आप बोल सकते हो, सप्लाई साइड से कमी हो गई है। कमी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, या फिर मान लेते हैं हमारे यहाँ जो टमाटर महंगे हुए थे, क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से सारे टमाटर ख़राब हो गए, चीज़ हो गई कम, चीज़ हो गई कम, इसलिए उसकी डिमांड हो गई बढ़, क्योंकि डिमांड तो अभी भी आ रही है टमाटर की, इसी वजह से उसके दाम बढ़ गए। या फिर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जीएसटी बढ़ा दे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट 18% जीएसटी ना लगाए तो जो कोर्स मैं आपको 1000 रुपये में देता हूँ वो हो सकता है मैं आपको 800 में दे दूँ। लेकिन क्योंकि जो जीएसटी वो किस तरह का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। कल मैंने समझाया तो उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है और वो करते भी हैं। अगर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, जैसे कि गेमिंग इंडस्ट्री में 28% लगा दिया हमारी गवर्नमेंट ने जीएसटी, तो अब जो गेमिंग में इन्वॉल्व होंगे, अगर कोई वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं गेमिंग वाले, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस बढ़ाएंगे, ट्रांसफ़र करेंगे आप पे वो उस प्राइस को। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, सिंपल। तो टैक्स बढ़ने की वजह से भी दाम बढ़ सकते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, क्या चीज़, मान लेते हैं कि मैं बिस्किट बनाता हूँ, मान लेते हैं गेहूँ के दाम बढ़ गए, जैसे कि पाकिस्तान में बिस्किट के दाम बढ़ गए होंगे। अब बिस्किट के दाम क्यों बढ़े होंगे? क्योंकि जो वीट वो है, वीट के दाम बढ़ गए, यानी कि रॉ मटेरियल का प्राइस, यानी जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गया है। समझ गया? डिमांड पुल कॉस्ट पुश। अब इससे ज़्यादा डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बताइए कि आपको बेसिक सब समझ में आ गया कि नहीं, कि इन्फ्लेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारी चीज़ें। फिर आगे बढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं डिफरेंट इंडेक्सेस में। एजुकेशन पे जीएसटी नहीं होना चाहिए, लेकिन है ना, 18% जीएसटी है। बिल्कुल अमन जायसवाल, हर इनकम पे टैक्स लगता है। एग्रीकल्चरल जो इनकम होती है उस पर अभी करेंटली टैक्स नहीं लगता है, लेकिन जल्दी उस पर भी लगने लगेगा। बिस्कुट होता है, हाँ सॉरी बिस्किट बोल दिया होगा मैंने गलती से। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? डिमांड पुल एक बार और स्वप्निल चटर्जी, डिमांड पुल का मतलब है आपके हाथ में पैसा ज़्यादा आ गया है तो आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, बात ख़त्म। ठीक है, आपके हाथ में पैसा ज़्यादा आ गया। पैसा किस वजह से ज़्यादा आ सकता है? हो सकता है गवर्नमेंट आज को टैक्स घटा दे। आज फॉर एग्जांपल मैं कुछ पे मतलब इनकम टैक्स पे करता हूँ, टैक्स घटा दे, मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा खर्च करूँगा, सिंपल। डिमांड ज़्यादा करूँगा मैं किसी चीज़ की। जीएसटी अगर मान लो कि आज गवर्नमेंट चेंज होती है, जीएसटी जो आज लग रहा है 18%, उसको घटा के 8% कर दे, तो मैं अपना कोर्स की फ़ीस कम कर दूँगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा? अगर टैक्स कम हो जाएगा, तो टैक्स कम हो जाएगा तो आपके हाथ में पैसा ज़्यादा बचेगा, फिर आपको कम वो करना पड़ेगा। अब कुछ इसको इनडायरेक्टली मत रिलेट करना, बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल हो सकता है कि 18 से अगर मान लो 28 हो गया तो मैं और ज़्यादा कोर्स की फ़ीस इंक्रीज़ हो जाएगी, और ज़्यादा फीस इंक्रीज़ हो जाएगी, तो फिर इससे क्या होगा? उससे ये होगा कि फिर आपके हाथ में और कम पैसा बचेगा, तो आप और कम चीज़ें डिमांड करोगे, सिंपल। ठीक, अब आते हैं कि इसके डिफरेंट इंडेक्सेस क्या होते हैं। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इस मुद्रास्फीति को अब मेजर करने चलते हैं हम लोग कि कैसे मेजर करती है हमारी गवर्नमेंट। तो डिफरेंट इसके टूल्स होते हैं। एक तो हम यूज़ करते हैं WPI को और यूज़ करते हैं CPI को। ठीक है, WPI CPI, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब मुझे अगर मेजर करना है कि जैसे मैं कोई बिस्किट बना रहा है, कोई जूस बना रहा है, कोई चीनी बना रहा है, कोई नमक बना रहा है, कोई आटा बना रहा है, हर कंपनी कुछ ना कुछ बना रही है। और होलसेल में थोक विक्रेता ना, कि इस चीज़ के थोक विक्रेता, उस चीज़ के मसालों के थोक विक्रेता, है ना, तो थोक विक्रेता होते हैं। इसको बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक। और इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस वाले को उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दो तरह के हमारे सूचकांक होते हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब इंडस्ट्री से कोई चीज़ प्रोडक्ट निकलता है तो उसमें कितनी चीज़ की वृद्धि हुई। यानी कि 2010 में 2011 में जो चीज़ मिलती थी, 2011 में जो चीज़ मिलती थी, आज वही चीज़ कितने में मिल रही है ना। 2011 में जब कोई चीज़ इंडस्ट्री से एक बिस्कुट का पैकेट निकल रहा था तब उसका कितना प्राइस था, और आज जो बिस्कुट का पैकेट निकल रहा है उसका प्राइस कितना है। मेजर कर लो, इन्फ्लेशन का रेट आपको पता चल जाएगा। ठीक,
लेकिन फिर हम एक आता कैलकुलेट करते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि 2011 में कंज्यूमर को वही बिस्कुट का पैकेट कितने में मिल रहा था और आज कितने में मिल रहा है। हो सकता है जब इंडस्ट्री ये होलसेल से जब निकलता हो, इंडस्ट्री से जब निकलता हो, तब इसकी कीमत होती हो 8 रुपये, आज को कीमत है इसकी 12 रुपये। लेकिन जब कंज्यूमर को मिलता है तो 10 रुपये में मिलता है और आज कीमत है 15 रुपये। तो यहाँ पे डिफरेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगा, जिसको आप 4/8/2 करके निकलोगे तो 50% ऐसे निकल के आएगा। यहाँ पे 5/10 और वो आपका निकल के आएगा 50%। तो अगर हम देखें तो कंज्यूमर के साइड से इन्फ्लेशन, अगर कंज्यूमर के साइड से इन्फ्लेशन को मेजर करना है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और अगर थोक में यानी होलसेल यानी कि जब वो इंडस्ट्री से निकलता है उस साइड से आपको मेजर करना है इन्फ्लेशन, तो आप होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज़ करते हैं, बात ख़त्म। ठीक है, अब होता क्या है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। अब होता क्या है, जब WPI हम कैलकुलेट करते हैं ना, WPI जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम, अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा हो कि अलग अलग क्यों करते हैं, सेम ही क्यों नहीं कर लेते हैं। इससे होता ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, RBI में 6 मेंबर की एक कमेटी होती है, मंडे से पढ़ेंगे, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। हमारे इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं इस ताक में कि देख चेक में रखें इन्फ्लेशन को, ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन भाग के निकल जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, इकोनॉमी गड़बड़ा जाए, थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन भी रहना चाहिए। तो वो चीज़ एकदम चेक में रखती है कौन, हमारी ये जो गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं, वैसे तो RBI और गवर्नमेंट दोनों काम करती हैं इसके लिए। तो इसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि पहले ये देखें कि जब इंडस्ट्री से निकल रहा है तब कितना है, ताकि कंज्यूमर के पहुंचते पहुंचते तक उस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकें। अगर कुछ ऐसा है तो पहले ही हर महीने, क्योंकि डेटा पब्लिश होते हैं, तो हमारे बहुत सारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो जाते हैं मंडियों में, वो दाम पता करते हैं, सारा काम वो होता है इस तरह से। ठीक है, तो उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, जो हमारा एक तरह से, इसमें सर्विसेज नहीं होती हैं। जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स में बात करें तो इसमें वेटेज दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस आप इसमें ये चीज़ याद रखना, मोर वेटेज टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मोर वेटेज टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इसमें वेटेज दिया जाता है। सर वेटेज का मतलब क्या होता है? वेटेज मतलब इसमें डिफरेंट बास्केट बना देते हैं, बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ की, इस चीज़ का, इस चीज़ का, इस चीज़ का, इस चीज़ का प्राइस हम चेक करेंगे और देखेंगे इन्फ्लेशन कितना हुआ। ठीक है, तो उसमें से एक है हमारा, उस बास्केट में एक चीज़ है मैन्युफैक्चर्ड गुड, तो उसको वेटेज ज़्यादा देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि मैन्युफैक्चर्ड गुड के पर्सपेक्टिव से कितना बढ़ा है। तो अगर हमें मैन्युफैक्चर्ड गुड के पर्सपेक्टिव से चेक करना है हमें, मतलब गवर्नमेंट को, तो वो WPI को रेफर करेगी। और अगर सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से चेक करना है ना, कि सर्विसेज, जैसे मैं सर्विस आपको दे रहा हूँ, इतना तो हम लोगों ने पढ़ा है, उसके लिए WPI की तरफ झांकेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि डज नॉट कैप्चर सर्विस चेंजेस इन सर्विसेज। ये सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड, हम ये बोल सकते हैं ये सेकेंडरी सेक्टर को देख रहा है, सिर्फ तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर वो सेकेंडरी सेक्टर को देख रहा है, थोड़ा बहुत प्राइमरी सेक्टर को, टर्शरी सेक्टर में तो की तरफ देख ही नहीं रहा ये। टर्शरी सेक्टर का अगर देखना है इन्फ्लेशन तो CPI की तरफ जाओ। इससे क्या होता है, हमें बेटर मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने में मदद मिलती है सरकारों को। ठीक है, तो डज नॉट कैप्चर दी changes in the prices of services, in the prices of services। CPI में क्या है, CPI में more weightage is given to food। ठीक है, more weightage to food items को ज़्यादा weightage दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से चेक कर रहे हैं, कंज्यूमर क्या कंज्यूम करता है ज़्यादातर, सभी लोग फूड आइटम हर कोई कंज्यूम करता है। अब फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन ले लूँ, बहुत लोग हैं गांव में जो स्मार्टफोन नहीं है, उसके कंज्यूमर नहीं है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं कि उसको चेक ही नहीं किया जाता, मैं बोल रहा हूँ कि इसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, क्योंकि भाई कंज्यूमर के साइड से देख रहे हैं और कंज्यूमर का तो कोर है फूड आइटम, तो इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा वेटेज देते हैं ताकि इफेक्टिवली पता चले कंज्यूमर के साइड से। कंज्यूमर प्राइस को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं बेस ईयर। बेस ईयर का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरा वेट इतना बढ़ गया है, तो मैं किसी के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ ना, कि पिछले साल मेरा इतना था तो अब इतना बढ़ गया इतने %, या 5 साल पहले इतना था वेट, आज इतना % बढ़ गया है। कोई रेफरेंस ईयर होगा ना, जैसे GDP में रेफरेंस ईयर क्या था, कॉमेंट में ज़रा लिखिए, कॉमेंट मुझे लिखिए जल्दी से कि बेस ईयर क्या था GDP को जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, और कौन कैलकुलेट कर रहा था GDP को, जल्दी से। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो बेस ईयर है वो वही है जो GDP वाला है। अगर आपको याद हो 2011-12, यहाँ पे भी 2011-12, पहले एक्चुअल में ये 2012
4-5 हुआ करता था बेस ईयर, लेकिन फिर एक सौमित्र चौधरी कमेटी बनी थी, उसने बोला कि नहीं 2004-5 नहीं, पुराना हो चुका है, बेस ईयर को 2011-12 कर दीजिए। ठीक है, वो होता रहता है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये चीज़ याद रखना कि फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था, फर्स्ट टाइम प्री इंडिपेंडेंस 1942 में। वैसे क्वेश्चन मैंने अभी तक देखा नहीं एसएससी में इस तरह का, लेकिन अगर पूछ ले तो 2011-12 आपका बेस ईयर है। ठीक, और इसको कौन कंपाइल और पब्लिश करता है? ठीक है, कौन कंपाइल और पब्लिश करता है? तो पब्लिश्ड बाय, याद रखना WPI को अलग करती है संस्था जिसका नाम है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, इन शॉर्ट OEA, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, इन शॉर्ट OEA, जो आता है कौन सी मिनिस्ट्री में? गेस करिए ज़रा। और इसकी अगर बात करें तो ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो पहले CSO होता था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, प्लस NSSO, वो अब दोनों मर्ज होके नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बन चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, NSO जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। और ये जो है मॉस्पी के अंडर आता है। मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और ये जो फर्दर अगर डिपार्टमेंट पूछ ले तो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंफॉर्मेशन ट्रेड, इस तरह से इसका फुल फॉर्म है। DPIIT इसका मतलब ये डिपार्टमेंट है। ये जो डिपार्टमेंट है ये आपका मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और वो मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसका हाँ डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वैसे तो पूछेगा नहीं बट फिर भी, डिपार्टमेंट ऑफ नहीं होगा, डिपार्टमेंट फॉर, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, और मेरी अच्छी राइटिंग के लिए धन्यवाद, जो आप लोग मुझे काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आपका ये CPI को पब्लिश करने का काम है। CPI में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं, एंड दैट इज़, अगर पूछ लेता है CPI हमारा डिफरेंट टाइप का। पहली बात, जो हमारी गवर्नमेंट है ना, जगह है क्या, हाँ लिख देते हैं यहाँ पे, जो हमारी RBI है, RBI यूजेज CPI टू टारगेट इन्फ्लेशन। समझ रहे हैं आप? अगर जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है RBI की, वो किस डेटा को यूज़ करती है? वो CPI का यूज़ करती है। तो सर इस WPI का कौन यूज़ करता है? WPI का जैसे गवर्नमेंट को देखना है कि भाई होलसेल के साइड से, या फिर RBI को भी देखना है कि क्या होलसेल के साइड से कितना क्या है, लेकिन वो कोर मानती है CPI को। और CPI कौन सा? CPI कंबाइंड। सर CPI कंबाइंड मतलब वही तो बताने जा रहे थे आपको, और लेकिन आपने रोक लिया हमको। CPI हो जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। CPI एक होता है CPI इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के साइड से अगर हमें निकालना है कि जो इंडस्ट्रीज़ में जो वर्क कर रहे हैं उनके साइड में कितना इन्फ्लेशन आया। ठीक है, कंज्यूमर, वो कंज्यूमर है एक तरह से, उनके साइड से कितना इन्फ्लेशन आया अगर हमें देखना है तो CPI अलग से वो होता है इंडस्ट्रियल वर्कर। CPI एग्रीकल्चरल लेबर, कि उनकी इनकम में क्या चेंज आया, कितना क्या वो कंज्यूम कर रहे हैं, अगर वो देखना है तो एग्रीकल्चरल वर्कर के साइड से CPI एग्रीकल्चरल लेबर होता है। CPI अगर हमें देखना है रूरल लेबर, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर वर्कर कहाँ पे हैं? रूरल में ही है। ठीक है, लेकिन क्या हर कोई एग्रीकल्चर में ही लगा हुआ है क्या? नहीं, कुछ लोग और भी काम में लगे हुए हैं, तो उनके लिए CPI रूरल वर्कर। तो अलग अलग साइड से, ताकि हमें एग्जैक्ट, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही ढंग से पता चल सके कि किसके साइड में ज़्यादा इन्फ्लेशन है, ताकि एकदम वही ना कि जहाँ पे, अब जैसे कि बुखार है, बुखार तो एक जनरल सेंस टर्म हो गया ना। बुखार किस वजह से? भाई मलेरिया तो नहीं हो गया है, टाइफॉइड तो नहीं हो गया है। अलग अलग बीमारी अलग अलग ऑर्गन को जाके अफेक्ट करती है ना, हमारे अलग अलग चीज़ों को जाके अफेक्ट करती है ना बॉडी में अंदर। तो उसके लिए टारगेटेड हमारी दवा होती है कि वो सीधे वहीं जाके टारगेट करेगी। इसीलिए अलग अलग हम निकालते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली वहीं जाके टारगेट करें जहाँ पे ज़्यादा नीड है। ठीक है, अब इन जनरल ऐसा तो नहीं इन्फ्लेशन है, लो भैया इन्फ्लेशन में तो ये चीज़ कर दो, पता चला लो अभी भी इन्फ्लेशन काउंट टैकल में नहीं आ रहा है, मतलब आपने स्पेसिफिक वहीं मार नहीं मारी जहाँ पे मारनी चाहिए थी। तो ये 3 तरह के होते हैं, और एक तरह का और होता है CPI, एंड दैट इज़ CPI, या तो मतलब ये बोल सकते हो ये टोटल 6 तरह का होता है, या फिर ये है CPI, इसमें आपका अलग से CPI अर्बन, CPI रूरल और CPI कंबाइंड।
ये हम निकालते हैं। मतलब एक तो इंडस्ट्रियल वर्कर के साइड से देखा, एक एग्रीकल्चरल वर्कर के साइड से देखा, एक रूरल वर्कर के साइड से देखा, एक अर्बन इन जनरल, एक रूरल इन जनरल और एक कंबाइंड इन जनरल। इन तीनों को जो निकालता है, इन तीनों को जो पब्लिश करता है वो लेबर ब्यूरो करता है। लेबर ब्यूरो जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर, ठीक। और इसका जो बेस ईयर है, ये मैं थोड़ा सा डीप जा रहा है, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, बट फिर भी क्योंकि सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए तो। अब मैं इसका मतलब ये नहीं आपको डीप में बहुत लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी फिर इंडस्ट्रियल वर्कर में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चरल वर्कर में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, वो मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये होते हैं जो हमारा अभी जो हमने देखा बेस ईयर वही 2011-12, ठीक है। और इसमें वही जो हमारा NSO अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वो इसको कैलकुलेट करती है, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। इसके बाद हम आते हैं जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं, जैसे कि क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग, इन सब पे आते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें हम भी देखेंगे, फिलिप्स कर्व भी देखेंगे। क्लियर हो गया? CSO ने गगन अभी वो NSO हो चुका है ना। हेडलाइन इन्फ्लेशन टोटल इन्फ्लेशन होता है और कुछ नहीं। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब टोटल इन्फ्लेशन, जहाँ पे सारे मतलब सब कुछ ले लेते हैं, ठीक है। यूजुअली हम फूड और जो एनर्जी होता है उसको ज़्यादा वेटेज देते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, ठीक है। मतलब एक तरह का कोर इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। जो कोर इन्फ्लेशन होता है उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। और किसी कोई डाउट? अभी आते हैं गैलोपिंग पे, वही अभी करवाने वाले हैं। WPI CSO बताए ना ना शिवांगी गुप्ता, WPI CSO ना बताए, WPI OEA बताए। देखो, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। चलो अभी आते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पे, ठीक है। टाइप्स कितने टाइप का होता है? क्रीपिंग, रेंग रहा है, वॉकिंग, चल रहा है, रनिंग, दौड़ रहा है, गैलोपिंग, उछाल मार रहा है, हाइपर, पगला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन, ठीक, ये करने में बड़ा मज़ा आता है, 2 कॉमा लगाने में। तो अब आते हैं क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग और गैलोपिंग और हाइपर में क्या अंतर होता है। तो अगर इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 3 to 4% में, यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ही कॉन्टिन्यूअस तरीके से 3 से 4% बढ़े जा रहा धीरे धीरे मध्यम 3 to 4% क्रीपिंग इन्फ्लेशन। थोड़ा और ज़्यादा हो रहा है 4 to 10%, वॉकिंग कर रहा है 10 to 20%, उछाल मार रहा है, ठीक है, मतलब दौड़ रहा है 20 से लेके 100% उछाल मार रहा है। और अगर 100 से भी ज़्यादा हो गया ना तो वो अब हाइपर हो चुका है। बस इतना ही है टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ और टाइप की इन्फ्लेशन, दैट इज़ डिसइन्फ्लेशन। क्या होता है डिसइन्फ्लेशन? ये भी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन ही देख रहे हैं। वो था रेट के बेसिस पे, डिसइन्फ्लेशन भी रेट के बेसिस पे ही है। अब यहाँ पे देखते हैं डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। कोई गेस करना चाहेगा? चलिए ठीक है, कमेंट में लिखिए ना लिखिए, लेकिन इमेजिन मतलब खुद से सोचिए कि डिसइन्फ्लेशन क्या हो सकता है, ताकि मैं आपका एक मिथ ब्रेक कर दूं अगर आपका मिथ है तो। डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या है? तो डिसइन्फ्लेशन, अब आपने समझ लिया, सोच लिया। अब डिफ्लेशन, मैं आपसे पूछता हूँ डिफ्लेशन क्या है? फिर डिफ्लेशन क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है वो समझो। डिफ्लेशन है इन्फ्लेशन का उल्टा, डिसइन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का है एक प्रकार, टाइप। डिफ्लेशन का मतलब है अपस्फीति, वो था इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति। सिंपल लिख देता हूं, ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब कि इन्फ्लेशन क्या था? राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, इंक्रीज इन, यहां पे क्या हो जाएगा? फॉल इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, इन द
जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, यानी कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि कल को जो बिस्किट 10 रुपए का मिलता था आज वो 5 रुपए का मिल रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन अपस्फीति हो गई, यानी कि इस केस में परचेजिंग पावर, बताइए परचेजिंग पावर इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा और किसको फायदा होगा, डेटर और लेंडर। डिसइन्फ्लेशन है जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो रहा हो, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग, जब आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि अगर कल आज से 3 साल पहले मान लेते हैं 2020 में 10% था इन्फ्लेशन का रेट, 2021 में 8% हुआ, 2022 में 7% हुआ, 2023 में 5% हो गया। क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन अभी भी तो है, 10% था, 8, 7, 5 अभी भी तो इन्फ्लेशन है, लेकिन इन्फ्लेशन की जो दर है वो घटती जा रही है। दैट मीन वो डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन है लेकिन इन्फ्लेशन का दर घट रहा है। यहाँ इन्फ्लेशन है ही नहीं, यहाँ डिफ्लेशन है, ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी आपको मैं बताता हूँ। वो थ्योरी दी थी फिलिप्स जी ने। फिलिप्स ने ये बोला कि जब जब तुम घर में बत्ती जलाओगे तब तब तुम हमारी याद करोगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिलिप्स ने ये बोला कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अभी हम देखेंगे, हैव इनवर्स रिलेशनशिप। कल डिमांड एंड सप्लाई पढ़ रहे थे, डिमांड कर्व पढ़ा था, कैसा था वो, नेगेटिव स्लोप का था, इनवर्स रिलेशन था कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। वही इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में होता है, यानी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में। यानी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, मतलब कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोग और एम्प्लॉय होंगे, उनको रोजगार मिलेगा। तो सर अभी तो बोले थे इन्फ्लेशन गलत होता है। मैंने कब बोला इन्फ्लेशन गलत होता है? मैंने ये बोला ज़्यादा इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा, आउट ऑफ कंट्रोल, वो गलत है। फिर वो हमारी जो सरकारें हैं, मतलब जो हमारी आरबीआई है और जो गवर्नमेंट है, वो कंट्रोल करेगी उस चीज़ को। ठीक है, अब इन्फ्लेशन होना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज ताकि लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा तो हो, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रहे। जैसे मनरेगा स्कीम के बारे में आपने सुना है, तो 2005 में एक्ट लाई हमारी गवर्नमेंट, उसके थ्रू क्या किया, लोगों के हाथ में पैसा देने के लिए, खासकर रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बोला आओ फावड़ा लेके गड्ढा खोदो और फिर उसको भर दो, हम तुमको 100 रुपये दे देंगे। तो मतलब वहाँ पे क्या होता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है, भले काम हो ना हो, लेकिन एक तरह से क्या होता है कि 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड आपको काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उस एम्प्लॉयमेंट से क्या किया गया, ताकि लोगों के हाथों पैसा जाए, ताकि पैसे से कुछ खरीदें, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, इकोनॉमी ग्रो करे। तो इन्फ्लेशन, थोड़ा इन्फ्लेशन मतलब अच्छा है इकोनॉमी के लिए, मतलब इन्फ्लेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, यानी फिलिप्स कर्व ये बनेगा। लेकिन दोस्तों, अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमेशा ट्रू नहीं होता है। एक सिचुएशन आती है स्टैगफ्लेशन की। ये स्टैगफ्लेशन की वो बहुत ही गंदी सिचुएशन है जब इन्फ्लेशन बहुत तगड़ा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तगड़ा है। एक तो अब लो इन्फ्लेशन से लड़ो और ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट से भी लड़ो, यानी कि यहाँ पे फिलिप्स कर्व फेल हो जाता है। फिलिप्स कर्व भी, या फिर फिलिप्स की जो थ्योरी है वो फेल हो जाती है। बस स्टैगफ्लेशन क्या होता है समझ गया ना, कि इन्फ्लेशन है बट फिर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है अभी भी। दैट इज कॉल्ड ए स्टैगफ्लेशन। जो जनरल थ्योरी है उसको वॉलेट करता है स्टैगफ्लेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ग्रेट डिप्रेशन में तो खैर डिफ्लेशन वगैरह हो गया, जैसे ग्रेट डिप्रेशन हो गया आपका, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन हुआ था यूएसए में 1930-33 के टाइम पे। कभी कभी पूछ लेता है एसएससी में ग्रेट डिप्रेशन और ग्रेट रिसेशन कब हुआ था, ठीक है। ग्रेट रिसेशन हुआ था तो बहुत लोगों ने अपनी जॉब लूज़ करी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही थी धीरे धीरे। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी धीरे धीरे, रिसेशन होता क्या है, सस्टेन्ड पीरियड ऑफ
डिक्लाइन इन इकोनॉमी, इकोनॉमी धीरे धीरे गिर रही है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये डिफ्लेशन के केसेस हैं। डिफ्लेशन मतलब इकोनॉमी गिर रही है धीरे 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 धीरे, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, लोग अपनी जॉब लूज़ कर रहे हैं। तो ग्रेट डिप्रेशन और ग्रेट रिसेशन की डेट याद रखिएगा। अब यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? फिर हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस की ओर, या फिर पहले अनएम्प्लॉयमेंट बता दें। अनएम्प्लॉयमेंट भी थोड़े से ही हैं, मतलब 5-6 टाइप हैं, उसको कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बताइए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अगर कभी पूछ ले आपसे, एंड दैट इज़ इसके बाद लिखना जो नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, इसके बाद लिखिएगा आप CPI WPI CPI के बाद लिखिएगा ये जो मैं चीज़ अभी बताने जा रहा हूँ। दैट इज़ अबाउट IIP, ठीक है, दैट इज़ अबाउट IIP। IIP क्या है? हाउ अमेरिका कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड रुपी रेट, प्लीज टेल अस। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह उसमें देखेंगे साहिल जी, ठीक है, जब मनी एंड बैंकिंग देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट वहाँ पे। प्राची पंडित, रेसेशन, रेसेशन मतलब बताया था सस्टेन्ड पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन इकोनॉमी, जब डिमांड घट रही है, डिक्लाइन हो रही है इकोनॉमी, और ऐसा नहीं कि चलो आज मतलब 1 साल हो गई, वो घटे जा रही है काफ़ी टाइम से। यस, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सर ये क्या है और क्यों CPI WPI के बाद इसको ऐड करना है? क्योंकि अगर हमें इंडस्ट्री के साइड से चेक करना है कि वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हुआ, इंडस्ट्रीज़ कितना प्रोड्यूस कर रही हैं, तो हम IIP एक इंडेक्स होता है जिसका बेस ईयर वही सेम होता है 2011-12, इसको वही मेजर करता है, पब्लिश करता है। जो CPI को करता है वो कौन होगा बताइए ज़रा? CPI को जो करता है वो होगा NSO अंडर MOSPI। ये क्या करता है? ये इंडस्ट्रीज़ को उठाता है, उनके वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को चेक करता है, जिससे कि बेटर पॉलिसी मेकिंग हो सके कि भाई कितना इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है। इससे इन्फ्लेशन को भी जानने में थोड़ी बहुत मदद मिलती है। इसमें हम यूजुअली जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज़, उनका इसमें हिस्सेदारी या फिर कंट्रीब्यूशन 40% का रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हम इंडस्ट्रीज़ इसमें लेते हैं, हमारे देश में कुछ कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, कोर 8 कोर इंडस्ट्रीज़ डिक्लेयर करी गई गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि कोल, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, नेचुरल गैस, सीमेंट, सीमेंट वैसे तो और भी हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जब मैं लिख ही रहा हूँ तो इनको ऑर्डर में लिखूँ। फिर कौन सा ऑर्डर? कि जो इनका IIP में जो ऑर्डर है ना, उस ऑर्डर में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अभी आप समझेंगे। पहले ये देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ 40% हैं IIP की, मतलब 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं 40%, बाकी कुछ और इंडस्ट्रीज़ भी होंगी जो 60% होंगी, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन देती है वो रिफाइनरी वाली इंडस्ट्री है, जिसका हम चेक करते हैं रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, रिफाइनरी प्रोडक्ट वाली इंडस्ट्री। देन आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाली इंडस्ट्री, स्टील आती है 3rd नंबर पे, ऑर्डर में लिख रहा हूँ, उसी में 8 करोड़ इंडस्ट्रीज़ भी हो जाएंगी और आपका ऑर्डर भी हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है इसका में कोल, देन आता है आपका इसमें क्रूड ऑयल, देन आपका आता है इसमें नेचुरल गैस, 3 4 5 6, ओके, नेचुरल गैस, ठीक है। 7वां है आपका सीमेंट, और जिस सबसे कम वेटेज होता है वो होता है फर्टिलाइज़र का, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का। तो टोटल 8 हैं, 8 कोर इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रखी हूँ, 40% बनाते हैं IIP का। बस इसमें इतना ही है, ख़त्म बात। इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करना है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बेस ईयर इतना है, पब्लिश ये करता है, 8 कोर इंडस्ट्रीज 40% इसका कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, सबसे ज़्यादा जिसमें कि रिफाइनरी प्रोडक्ट वाला है और सबसे कम वाला फर्टिलाइजर है। ये सारा ऑर्डर में रटने की ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा वाला देख लो, सबसे कम वाला देख लो, और एक बार नज़र डाल लो कि अगर पूछ ले इनमें से 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन सी नहीं है तो आप बता पाएँ। वैसे तो आप समझ सकते हैं कि ये कोर इंडस्ट्रीज़ ही है हमारी, जिन पे और भी बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज़ डिपेंड करती हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। वॉइस आ रही है अभी? आई थिंक बीच में चली गई होगी क्या? चलो, तो यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, ठीक। तो बेरोजगारी, अब आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर आप बेरोजगार हैं तो आप किस तरह के बेरोजगारी में हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे पक्का पता है डिफरेंट टाइप के अनएम्प्लॉयड लोग होंगे। अब आप देखिएगा कि आप किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट में फॉलो होते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, दैट इज स्ट्रक्चरल
अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि देर इज़ अ मिसमैच बिटवीन वर्कर्स की जो स्किल अवेलेबल है हमें, और जो अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब से, जो जॉब अवेलेबल है उसमें जो स्किल चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, जो स्किल चाहिए उस जॉब को करने के लिए, वो उस वर्कर के पास नहीं है, इसलिए वो वर्कर अनएम्प्लॉयड है, ख़त्म बात। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, आज आईटी सेक्टर में बहुत लोग, जैसे कि मान लेते हैं गांव के जो लोग हैं, अब उनको शहर में ले जाके एक एमएनसी में बिठा दिया जाए कि जो लोग मतलब जो अनएम्प्लॉयड है, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, बस इतना सिंपल सा आप भी जानते हैं कि मान लेते गाँव के लोगों में क्या है कि उतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं है अभी, है ना, और उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नहीं है, रियलिटी है। तो अगर उनको एमएनसी में आप बिठा दोगे, एमएनसी में वो जॉब सर्च करने जाएंगे तो उनको नहीं मिलेगी जॉब। लेकिन आजकल जो जॉब अवेलेबल है वो वही वाली जॉब है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो अनएम्प्लॉयड क्यों है? क्योंकि जो स्किल चाहिए जॉब करने के लिए वो है नहीं उनके पास। दैट इज़ कॉल्ड ए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट से कंफ्यूज नहीं करना है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इसका सब टाइप मान सकते हो, इसी का एक सब टाइप है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ये प्राइमरली इंडिया में देखने को मिलता है, जहाँ पे लोगों के पास डिग्री तो है सारी, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो जब आपसे एजुकेटेड के बारे में पूछेगा ना, तो पक्का एजुकेशन एज अ टर्म मेंशन करेगा क्वेश्चन में। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट प्राइमरली इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जहाँ लोगों के पास डिग्री तो है लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। दूसरा देखते हैं, तो स्ट्रक्चरल में जैसे कि वही मैं लिख सकता हूँ एग्जांपल, अगर मुझे लिखना हो तो मैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लिख सकता हूँ। CDS तो जो अभी हुआ था ना, इससे पहले जो हुआ था CDS 1 2023, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि विच काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल बी ड्यू टू दी इनकमिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अभी मुझे इस वजह से याद है बिकॉज मैंने एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही CDS वालों को ये करवाया था, जस्ट शाम को हम लोग कर रहे थे और सुबह क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका फ्रिक्शनल, लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इसको बोलते हैं घर्षण बेरोजगारी। घर्षण हो रहा है अभी, फ्रिक्शन तो फिजिक्स में होता है, फ्रिक्शन फिजिक्स में होता है, ठीक। क्या होता है फ्रिक्शन? जब किसी दो चीज़ों के बीच में, जैसे टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जब वाइल टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि नोट भी आप बना सकें। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन शॉर्ट, वाइल सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब। यहाँ पे कीवर्ड है जिसको मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, वाइल सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे होंगे, हैं भी, मैं पर्सनली भी जानता हूँ, कि जो अपनी जॉब में अभी छोड़ के आए हैं, ठीक है, अभी एक पर्टिकुलर पीरियड लेके आए हैं, लीव पे हैं, ताकि वो फर्दर एक बेटर जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। जैसे काफ़ी लोग SBI में एम्प्लॉयड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक की जॉब कर रहे हैं, ठीक है, बैंक की जॉब कर रहे हैं, लेकिन अब वो करना चाहते हैं बेटर, मान लेते हैं जॉब, जैसे वो CGL के थ्रू जॉब लेना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने लीव पीरियड ले रखा है ताकि वो एक बेटर जॉब कर सकें। जॉब उनके पास है अगर अभी चाहें तो, लेकिन फॉर इन द सर्च ऑफ बेटर जॉब, जैसे आपकी CGL में लग जाती है, देन आप करना चाहते हो, मान लो इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, लेकिन आपको लगा यार इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, UPSC का लिखेंगे, सीधे IRS बन जाएंगे, रेवेन्यू सर, तो सीधे जो 10 साल लगेगा हमें प्रमोशन में, वो सीधे टाइम बच जाएगा। तो UPSC की प्रिपरेशन करते हैं, तो जो आप उस बीच में टाइम अनएम्प्लॉयड रहोगे ना, उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि आपको बेटर जॉब चाहिए, न्यू जॉब चाहिए, ठीक है, बेटर प्रॉस्पेक्ट चाहिए। थर्ड देखते हैं यहाँ पे, थर्ड इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये हमें देखने को मिलती है इंडिया के यूजुअली एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें। इसका मतलब होता है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है तो लेकिन दिख नहीं रहा है। जैसे कि ये एक एग्रीकल्चरल फील्ड है, इसमें मान लेते हैं कि 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और एक
टन का 1 टन वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं ये, ठीक है, 1 टन वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ये दोनों कुछ ज़्यादा खास ऐड नहीं कर रहे हैं, या फिर किन्हीं दोनों को मैं हटा देता हूँ, किन्हीं दोनों को, नॉट जस्ट कि यही दोनों मक्कार हैं, किन्हीं दोनों को मैं हटा देता हूँ, मान लेते हैं इन दोनों को मैं हटा देता हूँ, 3 लोग बचते हैं, फिर भी 1 टन का ही प्रोडक्शन हो रहा है। यानी कि साफ साफ क्या दर्शा रहा है कि ये लगे तो हुए हैं, एम्प्लॉयड तो दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये अनएम्प्लॉयड हैं। क्यों? क्योंकि इनके रहने ना रहने से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है। यानी कि इनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है दैट इज़ ज़ीरो। इनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो है ज़ीरो। दैट मीन कि ये है अनएम्प्लॉयड। कैसे अनएम्प्लॉयड? डिस्गाइज्ड, क्योंकि लगे तो हुए हैं, किसी को दिख नहीं, सबको लग रहा है कि देखो यार एम्प्लॉयड हैं, रोजगार इनके पास, खेत में लगे हुए हैं, लेकिन ये है नहीं, ठीक है, एम्प्लॉयड। तो ये हमें प्राइमरली अपने इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखने को मिलता है। इस तरह का आपसे क्वेश्चन भी पूछता है, अभी हम देखेंगे, एसएससी ने पूछे भी हैं कि इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम में किस तरह का डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडिया के यूथ के बीच में क्या है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। फोर्थ पे आते हैं, इस यहाँ पे लिख लेते हैं आगे, फोर्थ पे आते हैं, दैट इज़ साइक्लिकल, ठीक है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, दैट मीन चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं हिंदी में चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय साइकिल ये यूजुअली होता क्या है कि जैसे कोविड के टाइम पे काफ़ी लोगों ने जॉब लूज़ कर दी, फिर अभी इस टाइम देखा जाए तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं ले ऑफ कर रही हैं, ले ऑफ, फेसबुक, गूगल, इंडिया में भी इन्फोसिस, ये सब ले ऑफ, मतलब भाई निकलो अब जॉब से। क्यों? क्योंकि वो एक साइक्लिकल डाउनटर्न आता है जिसकी वजह से लोगों को या फिर कंपनीज़ को जॉब से निकालना पड़ता है। साइक्लिकल डाउनटर्न मतलब वो डाउनटर्न, वो एक फेज़ आता है इकोनॉमी में जब इकोनॉमी ग्रोइंग फेज़ में नहीं होती है। वो ऐसा बोला जाता है इकोनॉमिक्स के द्वारा कि वो हर पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे 4-5 साल के बाद एक ऐसा टाइम आता है जब इकोनॉमी थोड़ी नीचे जाने लगती है। ग्लोबल इकोनॉमी हर जगह यही होता है। फेसबुक में भी ले ऑफ हो रहे हैं, गूगल में भी हो रहे हैं, इंडिया में भी हो रहे हैं, ठीक है, जो हम कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। जैसे कि कोविड के टाइम पे वो हुआ चीज़, यही ग्रेट रिसेशन, जब भी मैं आपको बता रहा था ग्रेट रिसेशन जो आया था, क्वेश्चन इस पे बन भी चुका है कि जब रिसेशन होता है तो कौन सा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। क्यों? क्योंकि भाई रिसेशन जो होता है, साइक्लिकल जो डाउनटर्न होता है इकोनॉमी में, वो बोला जाता है हर 5 से 6 या फिर 8 से 10 साल में एक बार आता है। इकोनॉमी खुद को ऑटो करेक्ट करती है। उस केस में क्या होता है कि क्योंकि डिमांड घट जाती है तो कंपनीज उतना प्रोडक्शन नहीं करती हैं, तो उस वजह से धीरे धीरे क्या होता है, साइक्लिकल डाउनटर्न होता है, लोगों को जॉब से निकालना पड़ता है। लेकिन फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब इकोनॉमी रिवाइव करती है तो फिर से लोगों को जॉब मिल जाती है, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट उसको बोलते हैं। इसी का आप सब टाइप ही एक मान सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मौसमी बेरोजगारी। ये भी इंडिया में यूजुअली जो हमारा रूरल इकॉनमी है वहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि जो एग्रीकल्चर में जो लोग लगे हुए हैं तो 6-7 महीने काम है, फिर पर्टिकुलर कुछ महीने वो फ्री रहते हैं। तो सर वो तो आप डिस्गाइज ही बताए थे एग्रीकल्चर वाला, तो बिल्कुल एग्रीकल्चर में 2 टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, डिस्गाइज्ड भी है, सीजनल भी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 लोग, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड नहीं है, इनका रहना ज़रूरी नहीं तो 1 टन का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये 3-4 महीने फ्री बैठे रहते हैं, तो उस केस में जो उनका अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो सीजनल वाला होगा। इन दोनों का डिस्गाइज्ड वाला है, उन तीनों का सीजनल वाला हो जाएगा। या जो दिवाली के टाइम पे मान लेते हैं, जो जैसे हमारे कुम्हार लोग हैं, तो दिवाली के टाइम पे उनकी अभी सेल बहुत बढ़ेगी, लेकिन बाकी उतना ज़्यादा नहीं रहता है, दैट मीन कि सीजनल वाला। मान लेते हैं कि जो झालर बेचता है ना, किसी न किसी चीज़ पर डिपेंडेंट है कि पर्टिकुलर महीने पे एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है और पर्टिकुलर में नहीं मिला हुआ है। सिंपल, ख़त्म हो गया आपका, और सभी लोग समझ भी गए होंगे आई थिंक। बताइए, ठीक है। साइक्लिकल वाला समझिए कि जब आपके बिजनेस साइकिल, यहाँ पे कीवर्ड अगर आपसे पूछेगा तो जो बिजनेस साइकिल की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर? बताइए। करिए जरा इस क्वेश्चन को, 4th नंबर को, 4th नंबर क्वेश्चन को करिए। एसी सेलर है अगर कोई तो उसको गर्मियों में ज़्यादा वो काम मिलेगा, सर्दी में नहीं होगा। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज, बिल्कुल। अमन जायसवाल साइक्लिक बता दीजिए फिर से। साइक्लिक अमन देखो, अगर जिन लोगों को भी नहीं सही में समझ में आया, साइक्लिकल होता क्या है कि इकोनॉमी एक ऐसा टाइम आता है जब सारी चीज़ें डाउन चली जाती हैं। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इधर ख़राब हालात, हर जगह ख़राब हालात है, तो क्या है कि धीरे 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 डिमांड बढ़ नहीं रही, चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि कंपनीज़
को भी तो घाटा हो रहा है, तो कंपनीज आपको ऐसे तो नहीं चलो हमें घाटा हो रहा है हम पैसा ला के तुमको वो कहाँ से ला के देंगे, तो वो ले ऑफ कर देती हैं कि भाई जॉब से निकलो अभी आप, ले ऑफ कर दिया। या फिर नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया, तो इस वजह से एकदम से जॉब चली गई, एकदम से अभी तो चली गई लेकिन वो फिर धीरे 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 फिर से सब लोगों को जॉब मिल जाएगी, जैसे वो एआई के बारे में सीख जाएंगे, या फिर जब इकोनॉमी रिवाइव होने लगेगी तो एक साइकिल आता है, उसमें वो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, चलिए इन्फ्लेशन वल्नरेबल क्या, और सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इट्स कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन डिक्रीज क्या है, डिसइन्फ्लेशन है डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है, डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। स्टैगफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, अगेंस्ट द फ्लिप्स कर्व। इफ देर इज अ सॉरी खांसी ज़्यादा आ रही है आज। If there is a lack of money supply in comparison to the supply of goods and services, then the possible consequence would be, यानी कि मनी सप्लाई तो की कमी है, लेकिन गुड्स इन कंपैरिजन टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज बहुत आ रहे हैं, मनी सप्लाई लोगों के हाथ में है नहीं, तो फिर क्या होगा उस केस में, क्या होगा बताइए, खुद ही सोचिए। इन्फ्लेशन का उल्टा है ना ये। डिमांड पुल में क्या था, लोगों के पास बहुत पैसा आ रहा था, बहुत पैसा आ रहा था, बहुत पैसा आ रहा था, तो लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, इन्फ्लेशन हो रहा था। ठीक है, या दूसरा केस क्या था, बहुत शॉर्टेज हो रही थी किस चीज़ की, गुड्स एंड सर्विसेज की। यहाँ उल्टा हो रहा है, एक तो पैसा नहीं है, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे मैं टमाटर बेच रहा हूँ, खरीदने ही नहीं आ रहे हैं लोग, मेरे पास बहुत ज़्यादा और टमाटर हो रहा है, पहले से ज़्यादा टमाटर हो रहा है, लोगों के पास पहले से कम पैसा हो गया, मतलब कि मुझे बहुत ही लो लेवल में बेचना, भाई को ले जाओ, 2 रुपये किलो में ले जाओ, ले तो जाओ 2 रुपये किलो में ले जाओ, यानी कि डिफ्लेशन हो जाएगा। बेसिक ये नहीं कि इन्फ्लेशन हम चैप्टर कर रहे हैं तो डिफ्लेशन कैसे हो जाएगा आंसर। ठीक है, इन्फ्लेशन सोचो उसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने एकदम फील के साथ आपको सारी चीज़ें बताई हैं। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय, बताइए भारत में मुद्रास्फीति को कौन मेजर करता है, कौन निकालता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर क्या होगा, मतलब इज मेजर्ड बाय, किससे, नॉट कौन निकालता है, किससे मेजर किया जाता है, सीपीआई। अभी मैंने बताया था आपको कि आरबीआई किसको यूज़ करती है, आरबीआई यूज़ करती है सीपीआई को। ठीक है, आरबीआई किसको यूज़ करती है, सीपीआई को आरबीआई यूज़ करती है। ठीक है, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। 7th, द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन, लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज टर्म्ड एज स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेशन, रिलेशन, टेक ऑफ स्टेज। बताइए इसमें क्या आंसर होगा। अब स्टैग्नेशन और स्टैगफ्लेशन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्टैग्नेशन का मतलब है इकोनॉमी की ग्रोथ रुक गई, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई। आपने ये वोकैब पढ़ी होगी इंग्लिश में। स्टैग्नेंट का मतलब होता है जो कोई चीज़ रुक जाती, थम जाती है, स्थिर हो जाती है। स्टैगफ्लेशन आंसर होगा। ठीक है, CHSL 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड, इन्फ्लेशन को अगर काउंटर करना है तो टैक्स रेट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना है, घटाना, रिमेन कांस्टेंट, फ्लक्चुएट। अब यहीं से आप ना धीरे धीरे उस फेज़ में जाते जाओगे जहाँ पे आप आप आराम से बता पाओगे कि जब मैं तुम्हें ये पढ़ा दूंगा ना, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, तुम एकदम चुटकियों में बताओगे कि CRR को बढ़ाना है कि घटाना है, ऐसा, और रेपो रेट को बढ़ाना है कि घटाना है, अगर इन्फ्लेशन को काउंटर करना है तो। ठीक, तो इन्फ्लेशन को अगर काउंटर करना है तो टैक्स रेट आप क्या करो, टैक्स रेट बढ़ा दो ताकि लोगों के हाथ में पैसा कम बचे। पैसा कम बचेगा तो डिमांड ही नहीं करेंगे, तो आपको इंक्रीज कर देना है। ठीक है, 9th, इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉर्मली कपल्ड विथ, नॉर्मली यूजुअली इकोनॉमिक ग्रोथ है तो कपल्ड विथ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। बताइए नॉर्मल ईयर्स में आपसे पूछा जा रहा है, तो नॉर्मल ईयर्स में क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी मैंने बताया था नॉर्मल ईयर में क्या होता है, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ ये होता है। लेकिन स्टैगफ्लेशन केस में देखो, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, फ्लिप्स कर्व। लेकिन स्टैगफ्लेशन केस में सारी चीज़ें उल्टी पड़ जाती हैं। ठीक है, द सिचुएशन इन एन इकोनॉमी वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रिवेलिंग इज नोन एज, बताइए किसी अर्थव्यवस्था में वहाँ वह स्थिति जहाँ बेरोजगारी व्याप्त है कहलाती है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, इंडिविजुअल डेट। क्या बोलेंगे इसको, स्टैगफ्लेशन, सिंपल। ठीक, 11th, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया। भारत में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये मत सोचिएगा लिखा हुआ नहीं है, आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएंगे। ये आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ। ठीक है, कि किस एग्ज़ाम में है, जल्दी में थोड़ा सा, बाकी क्वेश्चन सारे आए हुए हैं आपके।
9 क्वेश्चन में क्या 9 क्वेश्चन में क्या 9 क्वेश्चन में इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉर्मली कपल्ड विद इन्फ्लेशन। जनरली जब इन्फ्लेशन होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। वही जो मैं बोल रहा था कि इन्फ्लेशन थोड़ा इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो जनरली फाउंड इन दी एग्रीकल्चरल सेक्टर। कौन सा होगा इसमें? डिसगाइज्ड होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली फाउंड इन अर्बन एरियाज। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर मेनली फाउंड इन दी रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। हाइयर क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज डिजायरेबल फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन दी रूरल इकॉनमी। बताइए, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को पॉज करके करिए। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। ठीक है, डिफरेंट टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े थे। अब जरा मैं आपसे पूछता हूँ, स्ट्रक्चरल, ठीक है, एजुकेटेड, फ्रिक्शनल, डिसगाइज्ड, साइक्लिकल, सीजनल, ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे? प्राइमरीली देखो, देखने को रूरल में भी देखने को मिल सकते हैं, अर्बन में भी। लेकिन अगर मैं पूछूं रूरल में ज़्यादा हो कि अर्बन में, एजुकेटेड वाला अर्बन में ज़्यादा होगा, क्योंकि अर्बन में बच्चों ने मतलब पढ़ाई लिखाई कर रखी है, डिग्री ले रखी, बट फिर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। स्ट्रक्चरल भी यूजुअली हमें वहीं देखने को मिलता है। ठीक, फ्रिक्शनल अर्बन में देखने को मिलता है ना, कि बेटर जॉब पर्सपेक्टिव। रूरल में क्या जॉब ही नहीं, पहले जॉब तो लगे। डिसगाइज्ड कहाँ देखने को मिलेगा? रूरल में देखने को मिलेगा। सीजनल रूरल में देखने को मिलेगा ज़्यादा हमें, है कि नहीं। साइक्लिकल अर्बन में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, रूरल में भी, ये दोनों में हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों है समझ में आता है ना, क्योंकि डिसगाइज्ड की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर कहाँ होता है? रूरल में होता है। सीजनल, सीजन में काम तो कुम्हार वगैरह हो गया जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, एक सीज़न में तो काम रहता है उनको, लेकिन फिर नहीं रहता है काम। ठीक, और सीज़न हो गया या फिर कोई त्योहारी सीज़न जिसको भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, और फ्रिक्शनल क्या है? जहाँ बेटर जॉब पर्सपेक्टिव, तो बेटर जॉब पर्सपेक्टिव के लिए लोग कहाँ पे सर्च करते हैं? अर्बन में। रूरल में तो जॉब ही नहीं है ना, तो बेटर जॉब की क्या बात आई यहाँ पे फिर। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे फीलिंग्स को। अभी आते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली फाउंड इन द अर्बन एरियाज, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, पहले वाले को हम हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। बी सी अपने आप सही हो गया, बी को देखना है। इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। अगर आप श्योर हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता है तो आप एलिमिनेट करिए ऑप्शन को तुरंत। ठीक है, ये खासकर सीजीएल मेंस में बहुत हेल्प करेगा आपको, अगर यहाँ पे हैं स्टूडेंट्स तो, जो कि हैं बिल्कुल हैं, लेकिन बाकी में भी हेल्प करेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन सीजीएल प्री 2023 का ही क्वेश्चन है, ये इसी बार का ही क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आया है, ये प्री में आया है। ठीक है, तो बिल्कुल हेल्प करेगा आपको उसमें भी। लेकिन मेंस में थोड़े इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह से आपको करना होता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल आर मेनली फाउंड इन रूरल एरियाज। अभी मैंने बताया कि, या फिर खुद भी सोच सकते हो कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे होंगे? ज़्यादातर लोग एजुकेटेड अर्बन में होते हैं, फिर भी अनएम्प्लॉयड हैं। दूसरा भी गलत, बचता सिर्फ एक ऑप्शन है, ओनली सी। ठीक, इन इंडिया व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड ड्यू टू लैक ऑफ अनएम्प्लॉयबल स्किल्स अमंग द एजुकेटेड यूथ। भारत में कौन सा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ड्यू टू लैक ऑफ अनएम्प्लॉयबल स्किल्स अमंग द एजुकेटेड यूथ्स इन इंडिया? बताइए। फ्रिक्शनल दोनों में होगा, बिल्कुल फ्रिक्शनल दोनों में नहीं, लेकिन मेनली अर्बन में आपको देखने को मिलेगा। बेटर जॉब पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, बेटर जॉब पर्सपेक्टिव्स के लिए जो कुछ टाइम अनएम्प्लॉयड लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो आपको यूजुअली देखने को मिलता है अर्बन में। ठीक है, जैसे कि कोई एक कंपनी ए में काम करता है, ठीक है, फिर वो कंपनी बी के लिए अप्लाई करने के लिए वो कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड रहता है, या फिर कंपनी ए से कंपनी बी में स्विच करने के टाइम पे वो अनएम्प्लॉयड रहता है, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा वो। ठीक है, अंशिका जी। स्ट्रक्चरल लोगों के आंसर आ रहे हैं, जबकि मैं बोल चुका था कि अगर एजुकेटेड कीवर्ड लिखे तो एजुकेटेड आंसर होगा, लेकिन ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि यहाँ पे स्किल लिखा हुआ है, और जब देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन वर्कर स्किल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स, स्ट्रक्चरल होता है। लेकिन उसने दो कीवर्ड डाल रखे हैं, इन इंडिया, भारत में, एजुकेटेड यूथ के अमंग में, ड्यू टू लैक जो अनएम्प्लॉयबल स्किल्स हैं, वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। अगर ये कीवर्ड ना होता, सिर्फ वो लिखता स्किल गैप है, मिसमैच है वर्कर स्किल और जो जॉब अवेलेबल है, तो हम बोल सकते थे। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ अनएम्प्लॉयबल स्किल्स अमंग एजुकेटेड यूथ, तो आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होगा। 8 दोबारा बताओ। अच्छा, क्यों नहीं, बिल्कुल। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड, इन्फ्लेशन के समय टैक्स रेट को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए? इन्फ्लेशन का मतलब है लोगों के हाथ में, मान लेते हैं पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बढ़ गया है तो टैक्स रेट बढ़ा दो। टैक्स दो तरह के हो सकते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। मान लो कि डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया। अब डायरेक्ट टैक्स कौन देता है? जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं थोड़ा बहुत, तो वही इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं।
तो या तो वो उनका पैसा घटा दो तो डिमांड, लेकिन अगर और भी ज़्यादा डिमांड घटानी तो इनडायरेक्ट टैक्स घटा दो। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी मतलब बढ़ा दो। तो जब जीएसटी बढ़ा दोगे आप, जैसे मान लो कि जीएसटी बढ़ा दी गवर्नमेंट ने कि एजुकेशन में ऐसे 50% जीएसटी लगेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपकी फ़ीस बढ़ा दूंगा। तो जो पैसा आपके पास थोड़ा बहुत बचता था वो भी नहीं बचेगा। तो हर चीज़ में जीएसटी बढ़ेगा तो ज़्यादा दाम हो जाएंगे, तो आपके पास कम पैसा बचेगा, कम पैसा बचेगा इकोनॉमी में, तो इन्फ्लेशन को काउंटर कर लिया जाएगा उससे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं थैंक्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने से पहले ये क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन हैं, इनको करते हैं। लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय द गवर्नमेंट कैन लीड टू एक्सेस एक्सपेंडिचर, इन्फ्लेशन, किस में बताइए। अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन ना दिखाया गवर्नमेंट ने तो क्या होगा उससे, मतलब कि कुछ भी किए जा रहे हैं, कोई मतलब पैसा नहीं, जैसे जिम्बाब्वे वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे आलिया भट्ट को बना दिया जाए फाइनेंस मिनिस्टर तो वो खूब बोल रहे कि खूब पैसा प्रिंट करो, ये क्या है, लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और फालतू के खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बोथ एंड ए एंड बी। ठीक है, टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन ये हम करेंगे मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में। ठीक है, यूजुअल मॉनेटरी पॉलिसी हम देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी उसको क्या बोलते हैं, वैसे आंसर तो इसका हॉकिश होगा बट फिर भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसको। ठीक है, अभी नहीं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द डिसइन्फ्लेशन, सीपीओ 2022 पूछा गया। डिसइन्फ्लेशन, अब बता दीजिए डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है और फिर बताइए कि कैसा लगा आपको आज का लेक्चर। चिराग सिंह चौधरी, अगर इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश हुई तो भी टैक्स बढ़ाएंगे क्या? देखो, कॉस्ट पुश में क्या है कि चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि सप्लाई साइड से कमी हो रही है, सप्लाई साइड से कमी हो रही है, लेकिन लोगों के पास तो उतना ही पैसा है, तो बिल्कुल लोगों के पास हाथ में पैसा कम कर दो तो उसके वजह में थोड़ी डिमांड भी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सही ये रहेगा कि आप सप्लाई साइड से उसको काउंटर करने की कोशिश करो कि कोई ऐसा तो नहीं कोई होर्डिंग कर रहा है, कोई थोक में रख रखा है ताकि चीज़ों के दाम बढ़ें और एकदम से फिर निकालें। तो गवर्नमेंट फिर वहाँ चेक करेगी, कोई ऐसा तो नहीं एकदम, वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे टर्म याद नहीं आ रहा है, जो मतलब ये कोल्ड स्टोरेज में होते हैं उसमें थोक में ऐसे रखते हैं और वेट करते हैं कि प्राइस बढ़े और फिर निकालते हैं, तो उस साइड वहाँ गवर्नमेंट फिर चेक करती है उस चीज़ को। ठीक है, अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन के साथ तुम्हें छोड़ जाता हूँ, एमएसपी बढ़ाने से क्या होगा, इन्फ्लेशन घटाने में मदद मिलेगी या फिर बढ़ेगा? तो डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अ सिनेरियो व्हेन इन्फ्लेशन इज मेनली ड्यू टू इन्फ्लेशन ऑफ ओनली अ फ्यू कमोडिटीज़ एंड नॉट ऑल कमोडिटीज़ एंड ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइसेज ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ये हो गया डिफ्लेशन का डेफिनेशन, ना कि डिसइन्फ्लेशन। अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक, अब एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो आपका कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस देता है, सीएसीपी अनाउंस करता है। जैसे वीट का, राइस का, ऐसे बहुत सारे हमारे होती है उनका वो अनाउंस करता है। अब सीए मान लेते हैं, सीएसीपी अनाउंस तो गवर्नमेंट करती, डिसाइड ये करती है जैसे कि, ठीक है, कि मतलब इतना इतना होगा। ठीक है, तो एमएसपी गवर्नमेंट अनाउंस करती है कभी कभी, जैसे अभी क्या आने वाला है, अभी आने वाला है आपका, अभी आने वाला है चुनाव, मतलब चुनाव माहौल है, गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन माफ़ कर देगी, एमएसपी बढ़ा देगी कि हम इतना एमएसपी देंगे। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि घटेगा, खुद ही सोचो। इससे होगा ये कि जो लोन दे सकते थे वो भी नहीं देंगे लोन, पहली बात, ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसा बचेगा। एमएसपी ज़्यादा दे रही गवर्नमेंट, यानी कि उसी गेहूं के, चावल के दाम, एमएसपी का मतलब ये होता है कि तुम मार्केट में जाके बेचो, ना ही बचेगा तो हम तुमसे इतने में ले लेंगे, हम तुमसे इतने में ले लेंगे, जो हमने पहले बोल दिया सो हमने बोल दिया, हमारी बात पत्थर की लकीर। तो ज़्यादा अनाउंस कर देगा, तो नहीं ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा लोगों के हाथ में जाएगा तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, सिंपल। ठीक, तो यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर का ख़त्म। और बाकी तो इस पे भी आ चुका है क्वेश्चन, एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सीएसीपी। और गन्ने के लिए एमएसपी अनाउंस कभी नहीं होता है, गन्ने के लिए होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, इसको एफआरपी बोलते हैं। ठीक है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ तक सबको आ गया समझ और कैसा लगा लेक्चर? अभी भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है नीतीश कुमार, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है बिकॉज इन्फ्लेशन है ना, इस वजह से। होर्डिंग बोलते हैं, बिल्कुल स्वीटी, होर्डिंग बोलते हैं उसको, काला बाजारी सुधांशु, काला बाजारी।
इन्फ्लेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। नो 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 साहिल ढिल्लन। इन जनरल केसेस में इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये फिलिप्स जी ने बोला था, जो कि इन जनरल लेवल में ट्रू है, बट स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में ये चीज़ पलट जाती है। गज़ब पढ़ाते हो, अच्छा थैंक यू। हॉकिश बता दीजिए। अमन जी थोड़ा सुना करिए ध्यान से, मैंने क्या बोला था। हॉकिश में अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी होती है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जहाँ पे आरबीआई अपने रेट्स वगैरह को सबको, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट इनको इंक्रीज़ करेगी, सीआरआर एसएलआर इनको इंक्रीज़ करेगी, ताकि वो इन्फ्लेशन को कम्बाट कर सके। फिर आप पूछेंगे सर सीआरआर एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। हाँ, तो फिर इसी वजह से मैंने नहीं बताया ना, मैंने आपको बताया, तो मैं अगले लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें देखेंगे। सर आप शॉर्ट सर क्वेश्चन 5 में डीवैल्यूएशन भी तो हो सकता है। रुको, क्वेश्चन 5 क्या है? इफ़ देर इज़ अ लैक ऑफ मनी सप्लाई इन कंपैरिजन टू दी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देन द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस वुड बी। नहीं नहीं नहीं, डीवैल्यूएशन हम देखेंगे, ये सारी चीज़ें करेंसी की करी जाती हैं, वो हम देखेंगे जब मनी एंड बैंकिंग देखेंगे ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह सब, तो वहाँ देखेंगे। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे जब मनी के देखेंगे। डीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, तब आपको समझ में आएगा। ये गर्दा कर दिए सर आप तो, अच्छा धुआं धुआं कर दिए, क्या बात है। गाना, वैसे गाना मैं सुनाता तो हूँ, लेकिन मतलब मैं खुद गा के नहीं सुनाता हूँ ऐसे ही मैं मोटिवेट करने के लिए सुनाता हूँ बैचेस में, लेकिन यहाँ पे अगर मैं सुना दूंगा तो फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, है ना। तो एक डाउन साइड है। ये कौन है भाई? माई लव परमार नाम से आईडी बना रखी है सुधर जाओ ज़रा। ओके सर, सुनाइए कुछ। चलो भाई, अब कोई डाउट आउट है नहीं, फालतू के वो आ रहे हैं कमेंट्स, तो अभी बंद करते हैं लेक्चर को। और काफ़ी लोग पूछते हैं सर लेक्चर प्राइवेट क्यों जाता है? बिकॉज ये लेक्चर, ये पेड बैच के लेक्चर्स हैं जो फ्री स्ट्रीम किए जाते हैं लाइव यूट्यूब पे। The recordings in handwritten notes both in English and हिंदी, परमार अकेडमी ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ मिल जाएगा। www.parmaracademy.in पे भी आपको ये मिल जाएगा, जहाँ पे आप कोर्स में आप कर सकते हैं। परमार जी के बैच नाम से आपको वो बैच दिख जाएगा सबसे टॉप पे। ऑलराइट, थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं वाईटी शॉर्ट जब आना स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। थैंक यू। बाकी आज आपको जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स की PDF भी मिल जाने वाली परमार SSC टेलीग्राम पे। ऑलराइट, धन्यवाद सभी को।